आपने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में सुना है? क्या ये कोई हरे रंग का घर होता है या फिर कुछ और होता है? क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के 4th चैप्टर में हम आज वायु को पढ़ने वाले हैं। वायु में कौन-कौन सी गैसें होती है, उसकी मात्रा कितनी होती है, उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, उन सब के बारे में हमें जानना है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे वायुमंडल में कौन-कौन सी गैसें होती है। तो आइए शुरू करते हैं। हम हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक घनी चादर है जिससे हमारी पृथ्वी घिरी हुई है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की अपनी चुंबकीय बल है जिसके कारण यह वायुमंडल को अपनी तरफ खींच के रखती है। पृथ्वी पर जीवित रहने वाले सभी जीव वायुमंडल पर ही निर्भर होते हैं क्योंकि यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और सूर्य की हानिकारक किरणों से भी हमारी रक्षा करता है। अगर वायुमंडल की यह चादर ना हो तो दिन में हम इतनी गर्मी होगी कि सूर्य की रोशनी से, उसकी ऊष्मा से हम जल सकते हैं और रात में इतनी ठंड हो जाएगी जिससे हम वहीं जम जा सकते हैं। इसीलिए वायुमंडल वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने के योग्य बनाया है। अब हम बात करते हैं हमारे वायुमंडल में गैसों की मात्रा की। तो हम जिस वायु का सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं वो बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है जिसमें सबसे बड़ा भाग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सब बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। और इन गैसों के बावजूद हवा में धूल के छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं। अगर आप इस चार्ट से समझें तो इसमें देख के ही पता लग रहा है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की होती है जो कि है 78%। इस पूरे बड़े सर्कल सर्कल का यहाँ इतना हिस्सा ये नाइट्रोजन है जो कि सबसे बड़ा हिस्सा है। उसके बाद है ऑक्सीजन जो कि 21% है, ये वाला एरिया। इन दोनों को गैसों को अगर हम मिला दें तो 99% तो यही हो जाते हैं। उसके बाद वाले में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य सभी गैसें आते हैं। आर्गन की मात्रा 0.93% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% होती है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, NOAC, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये चारों गैस ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको आप ध्यान रखना। NOAC, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की आप देख सकते हो मात्रा कितनी कम है, 0.03% है। और बाकी बची हुई अन्य गैसें वो 0.04% में आती है जिसमें कि हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन ये सब पाए जाते हैं। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है लेकिन वायुमंडल में तो ये सभी गैस होती हैं। बाहर कोई फ़िल्टर तो होता नहीं है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन को लें और नाइट्रोजन और बाकी सारे गैसों को बाहर छोड़ दें। तो मानव जो सांस लेता है तो सांस लेने में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन सभी को अपने फेफड़े में खींचता है। तो कुछ नाइट्रोजन होते हैं जो फेफड़े में भी चले जाते हैं और इसलिए और हमारे शरीर के वो किसी काम में नहीं होता है, इसलिए हमारा शरीर नाइट्रोजन को सीधा बाहर फेंक देता है। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, इसीलिए मृदा और कुछ पौधों की जड़ों से, उन जड़ों में रहने वाले जो जीवाणु होते हैं उनकी जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे इनका यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन में वायु की प्रचुरता मिलने वाली दूसरी गैस है। 21% ऑक्सीजन पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन जो कि 21% है। मनुष्य और पशु सांस लेने में वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और हरे पादप जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का उत्पन्न करते हैं। हमारे लिए पेड़ पौधे इतने इम्पोर्टेंस क्यों रखते हैं इसको आप ऐसे समझ सकते हो। हम ऑक्सीजन सांस में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जो हरे पेड़ पौधे होते हैं हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसको वो ऑक्सीजन में बदलकर वायुमंडल में देते हैं जिससे कि यह संतुलन बना रहता है। अगर हम पेड़ को काट देंगे तो मनुष्य के द्वारा छोड़े गए जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं इसको ऑक्सीजन में बदलने वाले जो हरे पादप हैं उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी और ये बैलेंस बिगड़ जाएगा।
और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी जिसे हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं, जिसके ज़्यादा होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो आइए जानते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है। हम सब ने अभी देखा कि हमारे पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड है जिनकी मात्रा 0.03% है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है? इनका काम होता है कि पृथ्वी पर जो फैली हुई ऊष्मा है उसे पृथ्वी पर रोक कर पृथ्वी के जो तापमान है उसको बनाए रखना होता है ताकि वो मानव के रहने के योग्य हो जाए। और पृथ्वी पर ऊष्मा को रोकने को ही हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी कहते हैं, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो पृथ्वी पर रहना असंभव हो जाएगा, क्योंकि हमारी धरती इतनी ठंडी हो जाएगी कि यहाँ पे जीवन संभव ही नहीं है। लेकिन जो फैक्ट्री और कार से धुआं निकलता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाता है और तब इस ऊष्मा द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ जाता है। इसी कारण से भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग होती है। तापमान में इसी वृद्धि के कारण पृथ्वी के जो ठंडे प्रदेश है वहाँ पे जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र का जल स्तर में भी वृद्धि हो जाता है और तटीय क्षेत्र में रहने वाले यानी कि जो समुद्र के किनारे रहने वाले राज्य हैं वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। और लंबे समय तक इसके कारण जलवायु में सबसे ज़्यादा परिवर्तन तो ये होते हैं कि कुछ पौधे या फिर कुछ ऐसे पशु ये लुप्त हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसीलिए हमारे लिए पेड़ लगाना इतना ज़रूरी है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बैलेंस होता रहे। मनुष्य और पशु ये दोनों ही अपने सांस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हरे पादप जितना कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, इनका ये जो मात्रा है वो बराबर होती है। इसी से यह संतुलन बना होता है। लेकिन यह संतुलन जब कोयला और खनिज तेल जो भी ईंधन होती है इनके जलने की वजह से यह बैलेंस खराब हो जाता है और ये वायुमंडल में हर साल करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। इसी से कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। जब वायु गर्म हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है और हल्की होकर वो फैलने लग जाती है और ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। और जब भी वहाँ का जगह खाली होगा तो ठंडी वायु आकर जो कि सघन और भारी होती है वो उसके स्थान को फुलफिल करती है, जिसे हम वायु चक्र कहते हैं। और इसी तरह यह वायु चक्र चलता रहता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पानी हो या फिर वायु, गर्म होकर वो ऊपर जाती है और ठंडी होती है तो वो नीचे आती है। गर्म पानी को ऊपर जाने और ठंडे पानी के नीचे आने को हम संवहनीय धारा कहते हैं और गर्म हवा को ऊपर जाने और ठंडी हवा को नीचे आने को हम वायु चक्र कहते हैं। आए दिन हमारे न्यूज़पेपर में ये ग्लोबल वार्मिंग की रिपोर्ट आती रहती है। ग्लोबल वार्मिंग इतना हो गया, इसकी वजह से इतनी गर्मी हो रही है, बर्फ़ पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। ये सभी समस्या कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा उत्सर्जन की वजह से ही होता है। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से ही प्रारंभ होता है। सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, यहाँ आप देख सकते हो कितनी दूर तक है क्षोभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर मध्यम सीमा आती है इनके बीच में, और वायुमंडल के बाद सबसे लास्ट में आता है बहिर्मंडल। ये बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल, इनमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसको एक बार ध्यान से लिखना कि और ये जो बाह्य वायुमंडल होते हैं ना, इसको कई बार एग्जाम में आयन मंडल भी लिख दिया जाता है क्योंकि आयन मंडल इसी का भाग होता है। अब हम इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। अगर क्षोभ मंडल की बात करें तो वायुमंडल की यह सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। इसकी ऊंचाई औसतन 13 किलोमीटर तक होती है, मतलब ज़मीन से लेके 13 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है वह क्षोभ मंडल की होती है। जितनी भी मौसमी घटना आप देखते हो ये सभी क्षोभ मंडल की होती है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मौसमी घटना ये कौन से मंडल की विशेषता है, तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको क्षोभ मंडल दिख जाएगा। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि क्षोभ मंडल की विशेषता क्या होती है, तो यहाँ पे मौसमी घटनाएं होती है। मौसमी घटनाएं जैसे कि वर्षा, जो फॉग होता है, कोहरा और ओलावर्षण, ये सभी इसी परत के अंदर होते हैं।
इसके बाद बात करें समताप मंडल की, तो ये क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर वाला भाग समताप मंडल कहलाता है। 13 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई होती है उसे हम समताप मंडल कहते हैं। इस परत में बादल मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होता है, इसीलिए जो हवाई जहाज होते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति कौन सी होती है, कहाँ पे उड़ता है, तो ऑप्शन में आपको समताप मंडल दिख जाएगा। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ओजोन गैस का काम क्या होता है, तो सूर्य से जो हानिकारक किरणें होती है जो हमारी पृथ्वी पे आती है उससे यह ओजोन गैस ही हमारी रक्षा करती है। दो लेयर हमने पढ़े, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है, इसमें मौसमी घटनाएं होती है। इसमें कई बार घरेलू विमान भी ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हम घरेलू विमान कहाँ पे उड़ाते हैं, तो वो क्षोभ मंडल में ही होता है। लेकिन जब हवाई जहाज़ लिखा हो तो वहाँ पे आप समताप मंडल ही आंसर करेंगे। तो क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं, ये उसकी विशेषता हो गई। और समताप मंडल में दो विशेषताएं हैं, एक तो हवाई जहाज़ उड़ाने वाली आदर्श स्थिति होती है और दूसरा इसमें ओजोन गैस पाया जाता है। हर लेयर की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, उसको अगर आप याद रखते चलें तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है जो कि समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 80 किलोमीटर तक फैला होता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड होते हैं, जिसे आप कई बार टूटता हुआ तारा समझ लेते हैं, आसमान में कई बार हमें रोशनी दिखाई देती है ना, वो उल्का पिंड ये इस मध्य मंडल में आकर ही जलते हैं। तो मध्य मंडल की विशेषता क्या हो गई कि उल्का पिंड इसी परत में आकर जलते हैं। बात करें बाह्य वायुमंडल की या आयन मंडल की, तो बाह्य वायुमंडल में इसकी ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का भाग है, इसलिए कई बार एग्जाम में बाह्य मंडल की जगह पे आपको आयन मंडल लिखा हुआ भी मिल जाएगा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। और जो रेडियो संचार होते हैं ना, उसका जो रेडियो हम सुनते हैं, जो रेडियो तरंगे होती है, वो इसी मंडल की वजह से हो पाती है। इसी परत का उपयोग करते हैं हम। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है, जिसकी वजह से हम रेडियो, टीवी इन सबको देख और सुन पाते हैं। उसके बारी आती है बहिर्मंडल की। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायुमंडल की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में फैलती है। मतलब बहिर्मंडल की कुछ वैसी विशेषता नहीं है, इतना सा ही है कि इसमें हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में फैलती है। उसके बाद बात करें बाह्य मंडल की, बाह्य वायुमंडल की, तो इसमें क्या होती है, रेडियो तरंगे होती है। और मध्य मंडल में क्या होता है, तो इसमें उल्कापिंड जलते हैं। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं और क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है। अब बात करते हैं इन सबके तापमान की। तो अगर आप क्षोभ मंडल से पृथ्वी से क्षोभ मंडल तक जाओगे तो ऊपर जाते जाते तक आपको तापमान कमता हुआ दिखेगा। फिर जब समताप मंडल में जाओगे तो ये तापमान बढ़ता है और उसके बाद जब मध्य मंडल में जाते हैं तो तापमान वापस से कम हो जाता है। उसके बाद मध्य मंडल के ऊपर जैसे ही आप बाह्य वायुमंडल में जाओगे तापमान बढ़ता जाता है और बहिर्मंडल तक यह बढ़ता ही जाता है। सबसे पहले तापमान कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है और फिर बढ़ता ही चला जाता है। अब हम बात करते हैं मौसम और जलवायु के बारे में। मौसम क्या होता है? अगर हम ये सोचें कि मौसम क्या है, इसको सोचने के लिए आप ऐसे मौसम और हमारे माइंड इन सब का अगर कनेक्शन को देखें, तो अगर हम ये माने कि हमारा शरीर एक रेडियो है, तो हमारा माइंड स्पीकर और मौसम वह रिमोट है जिससे हम उसके बटनों से छेड़छाड़ करते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मौसम ही हमारे शरीर और माइंड का रिमोट कंट्रोल होता है। मौसम क्या होता है, तो वायुमंडल के प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की जो स्थिति होती है, इसे ही हम मौसम कहते हैं।
मौसम अगर आर्द्र हो या बहुत ही ज़्यादा गर्म हो तो हमारा ऐसे मन भी बिल्कुल चिड़चिड़ा सा हो जाता है। और अगर अच्छा हवादार मौसम हो तो उसमें हमारा माइंड भी खुश रहता है और हम कहीं घूमने भी निकल जाते हैं। मौसम नाटकीय रूप से हर दिन बदलता रहता है, लेकिन लंबे समय तक किसी स्थान का जो एवरेज मौसम होता है ना, वह उस स्थान की जलवायु बताता है। हम सुनते हैं कि आज गर्मी इतनी ज़्यादा है, आज तापमान बहुत ज़्यादा है हमारे वायुमंडल का। तो तापमान क्या होता है? तो हम डेली जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायुमंडल में जो मौजूद ताप एवं शीलता है, इसके परिणाम को ही हम तापमान कहते हैं। तापमान मापने का एक यंत्र होता है जिसे हम तापमापी कहते हैं। तापमापी से तापमान मापा जाता है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। जिस तरह तापमापी यंत्र तापमान को मापता है, उसी तरह एक वायु दाबमापी यंत्र होता है जो कि वायु दाब को मापता है, वर्षा मापी वर्षा को मापता है, और जो वात दिग्दर्शी होता है यह पवन की दिशा को बताता है। अब हम जानते हैं आपतन के बारे में। आपतन एक महत्वपूर्ण कारक होता है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है वह आपतन कहलाती है। मतलब सूर्य पे जो भी ऊर्जा आती है, अगर उसने उसे रोका है तो वह आपतन कहलाएगा। आपतन जो सूर्य ताप होती है, इसकी मात्रा भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की ओर अगर हम जाएं तो वो घटती जाती है। हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। तो इससे अगर हम ध्रुव की तरफ इधर जाएं तो ये तापमान कम होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की रोशनी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है, इस वजह से ध्रुवों की तरफ तापमान कम होता है। ध्रुवों पे तापमान कम होगी तो वहाँ गर्मी नहीं होगी, ठंड होगी। इसीलिए जो ध्रुव वाला इलाका है वो बर्फ से ढके हुए रहते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान ज़्यादा बढ़ जाए और इतनी गर्मी हो जाए कि यहाँ कुछ फसलें उग ही नहीं पाएगी, क्योंकि हर फसल को ऐसी मौसम की ज़रूरत होती है जिसमें थोड़ी धूप, थोड़ी बरसात, थोड़ा छाँव, इन सब की ज़रूरत होती है। अगर गाँव की बात करें तो गाँव की अपेक्षा नगर में जो तापमान होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा होती है। दिन के समय जो एसाफेल्ट से बनी हुई सड़कें होती हैं और धातु और कंक्रीट से बने हुए जो भवन होते हैं, वहाँ पे भी गर्मी ज़्यादा होती है, और रात के समय वह उष्मा मुक्त हो जाता है, तो फिर वहाँ पे ठंडा मौसम हो जाता है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोकता है, जिससे कि नगरों में तापमान और ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि जो ऊंचा भवन होगा वह सूर्य के उष्मा को तो और भी ज़्यादा अपनी तरफ रोक के रखेगा ना, तो ज़्यादा रोकेगा तो फिर वहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। गाँव में तो छोटे छोटे घर होते हैं, तो छोटे घरों में सूर्य की ऊष्मा भी कम आती है और वो कम ऊष्मा को अपनी तरफ रोक के रखते हैं। तापमान को मापने का मानक इकाई डिग्री सेल्सियस होता है। इसका आविष्कार एडर्स सेल्सियस ने किया था। उनका नाम ही है एडर्स सेल्सियस, और सेल्सियस के नाम पे ही उनके द्वारा जो खोजी गई मशीन थी उसका नाम रखा गया था। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर यह उबलता है। इस चैप्टर में इतना ही। चैप्टर बहुत लंबा है और वायु दाब वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस है। इस एग्ज़ाम में भी इससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।